देश तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। ये देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, देश को सदियों पीछे ले जा रहे हैं। इनसे सवाल पूछ लीजिए तो पाकिस्तानी, इनसे सवाल पूछ लीजिए तो आप आतंकवादी, इनसे सवाल पूछ लीजिए तो आप देश विरोधी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया भर में जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सरकारें उसको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं और कई जगहों पर तो एक बहुत ही एम्बेरसमेंट का सामना है भारत को, भारतीयों को, भारत सरकार को। अभी ताज़ा जो बड़ा मामला सामने आया है वो यूरोपियन यूनियन, जिसे यूरोपीय संघ भी कहते हैं, वहाँ कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस प्रपोज किए गए हैं जिसमें भारत के इस काम को, इस फैसले को काफ़ी नेगेटिव देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेटलेसनेस का क्राइसिस होगा और 20 करोड़ मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करने और ऐसी उलझनों में, परेशानियों में डाल दिया जाएगा जो शायद दुनिया में कहीं इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। मेरे साथ आज आपके रूबरू कार्यक्रम में मीम अफजल साहब, यानी मोहम्मद अफजल साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं अंगोला में और तुर्कमेनिस्तान में एम्बेसडर रह चुके हैं। उसके अलावा पत्रकार लंबे वक्त से और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं। बहुत ही तजर्बात से आप गुजरे हैं। मीम अफजल साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार में। आप ये बताइए कि ये जो सूरत हाल है, चूँकि आप एम्बेसडर रहे हैं, ये इस तरह के एम्बेरसमेंट से, जिस तरह से भारत को, भारतीय कम्युनिटी को विदेशों में जो कुछ सामना करना पड़ रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं और ये सरकार जिस तरह से बिहेव कर रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा वहाँ से जो आपने शुरू की, वो है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जी, जिसके 751 मेंबर हैं और उसमें से तकरीबन 600 मेंबरान ने जी, 6 रेजोल्यूशन, जिसमें 5 एक तरह से एनआरसी और कश्मीर को लेकर के क्रिटिसिज्म बतौर कहिए उसको, या सवालिया निशान के साथ एक रेजोल्यूशन पास किया है। जाहिर है उसके अंदर अपनी राय भी वो लोग रखेंगे और एक कम लोगों की तादाद के साथ वो भी है जो इस CAA को लेकर के जिनका मोटिव थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अहम बात ये है नहीं है कि हमारी बदनामी हो रही है। अहम बात ये है कि पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ख़ास तौर पर गैर ममालिक में जाकर जिस तरह के शोज़ किए हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी इमेज बनाने के लिए और अपने देश की, अपनी फॉरेन पॉलिसी की एक इमेज बनाने के लिए बहुत एक्टिव जो रोल अदा किया था, वो इसके नतीजे में बड़ा उसको सेटबैक पहुंचा। इसका नुकसान देश को इस लिहाज से हुआ कि देश की बदनामी आज पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में हो रही है। और दूसरी तरफ हमारी सरकार कह रही है कि ये हमारा इंटरनल मामला है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। ये बात सही है कि CAA हमारे मुल्क का कानून है, लेकिन जब इस कानून के तहत मुतासिर होने वाले लोग, चाहे वो नागरिकता हासिल करें या ना करें, वो फॉरेनर्स हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो हमारा दोस्त मुल्क है, बांग्लादेश जो हमारा दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान से तो हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, वो भी बीच में आ जाते हैं जी। जब वो बीच में आ गए तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि ये आपका इंटरनल मैटर है जी। और अगर ये इंटरनल मैटर था तो फिर आपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स को बुलाने की कोशिश क्यों की? जी, मैं वही सवाल आपने करने बहुत वाला। सारे लोग जो थे, जो एम्बेसडर थे दूसरे मुल्कों के, उनको बुला करके आपने कश्मीर का दौरा क्यों कराया?
जाहिर है जब आप उनको बुला के ये सब दिखा रहे हैं तो आप अपने इंटरनल मैटर को बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे हैं। जी, खुद उसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। आप खुद उसे इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। जब आप खुद ही उसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं तो आज आप शिकायत इस बात की क्यों कर रहे हैं कि ये आपका इंटरनल मामला है और आप करें। हमारे स्पीकर ने ख़त भी लिखा है और उन्होंने लिखा है यूरोपियन यूनियन को कि ये अनप्रेसिडेंटेड एक तरह का कदम है। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ये हमारा ऑफिशियल रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जो है ये उसका काम है। उसके मेंबरान अगर कुछ महसूस करते हैं तो ये उन्होंने किया है। तो एक तरह से थोड़ी सी राहत सरकार को दिखाई देती है। लेकिन जब अब इस पर बहस होगी गालिबन 30 तारीख को, जी जी, और वहाँ पर क्या चीज़ सामने आएगी ये तो बात की बात है। दूसरी अहम बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको लेकर के आज की तारीख में अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ये बड़े बड़े मुल्कों के मैं नाम बता रहा हूँ। इसके अलावा छोटे छोटे LA एक जगह है छोटी, जी जी, वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन पूरी दुनिया में जिस इस तरह से और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं इसके ख़िलाफ़, जैसे भारत में शाहीन बाग के बाद मुल्क के कोने कोने में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, आसाम में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं जी। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है। और ऐसा मैसेज जा रहा है कि जैसे आपने अभी कहा जी। कि 20 करोड़ मुसलमान जो हैं जी। उनके स्टेटलेसनेस की पोजीशन में जाने के हालात पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं और आप भी जानते हैं जी। कि जिन लोगों को आप गैर मुल्की बना देंगे वो CAA के ज़रिए से नहीं बल्कि NRC के ज़रिए से, उनमें से आप 10, 20, 50 को भी कहीं और नहीं भेज सकते, उन्हें यहीं रहना है। जी। दर हकीकत आप करेंगे क्या? ऐसे लोगों के अंदर जो लोग मुस्लिम हैं उनके आप जो सिविल राइट्स थे, जो सिविल राइट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आप सबसे पहले वार उन पर करेंगे। क्या आप उनका वोटिंग राइट छीन लेंगे? क्या आप उनको बराबर का शहरी ना समझते हुए कुछ और सलूक करेंगे या उनकी वगैरह वगैरह? तो उनके लिए क्या प्रायोरिटीज़ होगी, क्या चीज़ होगी? दूसरी बात, मैं इसके अंदर ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू भाइयों को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जो हिंदू भाई 5000 साल से यहाँ रह रहा है, जिसके आबाओ अजदाद इसी मुल्क के अंदर पैदा हुए, जिन्होंने इस मुल्क के डेवलपमेंट में पूरा हिस्सा लिया है, कल अगर वो अपने कागजात न दिखा पाएँ तो वो भी पहले गैर मुल्की करार दिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा इस CAA की बुनियाद पर। तो क्या वो हिंदू भाई ये पसंद करेंगे कि जिनकी पुश्तों से सैकड़ों हज़ारों सालों से जो लोग इस देश के वासी रहे हैं, आज वो अचानक 2014 के बाद इस मुल्क के अंदर रहने के लिए एक सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि हाँ वो भारत के शहरी हैं? क्या ये आप उनको जलील करने का काम नहीं कर रहा है? क्या आप उन्हें बदनाम करने का काम नहीं कर रहा है? क्या आप उनके साथ मजाक नहीं कर रहा है? और जो नॉन मुस्लिम है उन्हें तो आप फ़ौरन ही डिक्लेयर कर दोगे कि भाई ये तो। इसलिए CAA की मुखालफत भी हो रही है और वो ख़ास तौर पर इसलिए हो रही है कि जब आप उसे NRC, और ये सरकार के ऊपर भरोसा थोड़ी है, ये आज कह रहे हैं हम NRC नहीं लाएंगे, आप CAA मान लीजिए, NRC फिर लाएंगे ज़रूर। जी, वही भरोसे की कमी, लोग भरोसा नहीं, मैं कहता हूँ इस सरकार के ऊपर अब किसी को भरोसा नहीं है। जी जी जी, भरोसे की कमी नहीं है ही नहीं भरोसा आज की तारीख। और जो भरोसा करने वाले इन पे लोग हैं वो आंखों पर पट्टी बांध करके चलने वाले इनके भक्त हो सकते हैं और उनकी तादाद पूरे देश के अंदर 10, 12, 15% से ज़्यादा नहीं है। बाकी लोग जो हैं वो इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करते, उनकी आंख पर पट्टी नहीं बंधी हुई है। हमारा नौजवान बहुत
समझदार है, वो हर चीज़ को समझ रहा है, वो जानता है, वो एक देख रहा है कि आज हमारे देश को, ये कहा करते थे कि हम देश तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, ये देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, देश को सदियों पीछे ले जा रहे हैं। अच्छा, आप डिप्लोमेट रहे हैं और बहुत सी सिचुएशंस आपने भी देखी होंगी, मुल्कों के बीच में जो ताल्लुक़ होते हैं और किस तरह से मेज़बान हुकूमत को अपनी बातें बताई जाती हैं। तो इस प्रोसेस में क्या ख़ुद हमारे ही डिप्लोमेट्स कन्विंस नहीं हैं, या हमारी सरकार यानी साउथ ब्लॉक अपने ही डिप्लोमेट्स को नहीं समझा सकी है? कहाँ कुछ गैप लगता है, क्या कुछ हो सकता है जिस वजह से ये इतने एम्बेरसमेंट? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं समझता हूँ कि ये सवाल कहीं भी नहीं पूछा गया जी, और शायद पूछा भी ना गया जी। मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में काम कर चुका हूँ जी, मैं 5 साल से ज़्यादा 4 देशों का एम्बेसडर रह चुका हूँ। जी, जी। 2 का तो बाकायदा, 2 मेरे साथ एक्रीडिएटेड जी, जी, कंट्रीज़ थी। जी। मैं एक पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ इस देश के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्रीज काम करती हैं, पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा, मैंने वर्किंग देखी है हमारे देश की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की, और मैं बहुत सारे सवालात वर्किंग पे भी किया करता था। मेरा तजुर्बा ये है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जितनी मेहनत और लगन के साथ हमारे लोग काम करते हैं, जी, जी, उनको मैं हमेशा सलाम करता हूँ। हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत बुनियादों पर खड़ी हुई है, लेकिन जो भी सरकार आती है उसमें यकीनन थोड़ी बहुत रद्दोबदल हर सरकार जो है अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक करती है। अलग अलग कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस के अंदर फ़र्क आता है। आप देखिए नेपाल के साथ कितना अच्छा रिलेशन मोदी जी ने शुरू किया, वहाँ की पार्लियामेंट को जाके ख़िताब किया। लग रहा था, लोगों ने मजाक में कहना शुरू किया था कि अगला चुनाव तो पार्लियामेंट का नेपाल से लड़ लेना चाहिए उनको। एक मजाक की बात थी, जी, जी, लेकिन इससे पता लगता है। और आज हमारे नेपाल के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। जी, जी। तो सरकारों की पॉलिसीज़ को लेकर के मुल्कों के साथ रिलेशंस भी अच्छे बुरे, घटते बढ़ते, खट्टे मीठे होते रहते हैं। जी, जी। लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री में काम करने वाली ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो एक लगातार इस पर काम करते रहते हैं जो हमको दिखाई नहीं देता है। अभी जब ये 370 का मामला आया था तो हमारी सरकार ने इंस्ट्रक्शंस दी तमाम एम्बेसीज़ को, तमाम एम्बेसडर्स को, कि वो जिस जिस मुल्क के अंदर है वहाँ के लोगों को समझाएं कि 370 एक हमारा इंटरनल मैटर है और इसके अंदर हम कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह जो उनको कहना चाहिए था वो कर। इसी तरह की बात मैं समझता हूँ कि CAA के बारे में भी शायद कही गई होगी, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। जब आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर किस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं, क्यों यूरोपियन यूनियन रेजोल्यूशंस लेकर के आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी सरकार की कुछ पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते। जी। और वो ये समझते हैं कि देश की इससे बदनामी हो रही है। शायद वो इसलिए कन्विंस ना कर पाए हों, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो पहचान थी वो यही तो थी कि सारे मज़ाहिब के लोग मोहब्बत से रहते हैं, सहनशीलता, जी, सहनशीलता, अब टॉलरेंस, बिल्कुल, अब उसमें बिल्कुल अकोमोडेशन, जी, ये हमारी शान रहे हैं। जी। इस देश ने हर एक को अकोमोडेट किया है। इस देश, आज भी हम अकोमोडेट करने की ही तो बात कर रहे हैं, जी, लेकिन आप उसके अंदर फ़र्क कर रहे हो कि कुछ को करोगे, कुछ को नहीं करोगे। जी। ये कभी नहीं हुआ। तो जो हमारी एक सहनशीलता है, हमारी मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदुओं को मैं सलाम करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने 5000 10,000 साल की अपनी तारीख के अंदर हर तहजीब को अपने यहाँ जगह दी है और उनको
उनके अंदर एक टॉलरेंस दिखाई दिया है, उनके अंदर एक इलास्टिसिटी यानी लचक दिखाई दी है, उनके अंदर एक मोहब्बत का जज्बा था, और जो यहाँ आ गए वो हिंदुस्तानी हो गए। बिल्कुल। पाकिस्तानी नहीं रहे या कोई और मुल्क के नहीं रहे, अफगानी आए तो हिंदुस्तानी हो गए, ईरान से आए तो हिंदुस्तानी हो गए, सबके सब हिंदुस्तानी हो गए। यहाँ तक के मुल्क बंटने के बाद जो बेचारे शरणार्थी पाकिस्तान से यहाँ आए थे, आज उन्हें कोई जानता भी नहीं कि वो शरणार्थी हैं, वो हिंदुस्तानी हो गए। इसके बरक्स पाकिस्तान में जो लोग गए थे शरणार्थी, जिनको वहाँ महाजर कहा जाता था, वो आज भी महाजर के नाम से पहचाने जाते हैं। तो ये मुल्क तो हमारा एक तारीख़ है, हमारी इसकी अच्छाई की इतनी बड़ी तारीख़ है, उस अच्छाई को आप ख़त्म करने के लिए निकले हुए हो तो जाहिर है देश की बदनामी तो होगी होगी। तो और ये अफसोसनाक बात। अब क्या सूरत है? क्या कोई डैमेज कंट्रोल का कोई रास्ता है? क्या हो कि मुल्क की बदनामी ना हो और मजीद एम्बेरसमेंट का सामना ना करना पड़े? सरकार जिद छोड़ दे जी, मसला हल हो जाएगा। जी जी। सरकार ने जो इसको नाक का सवाल बना रखा है या अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा बना रखा है या इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बना रखा है और वो समझते हैं कि इससे उनको वोट मिलता है। वोट हो सकता है भले कुछ दिनों के लिए मिल जाए, अभी आपको मिल गया एक बार वोट, दोबारा भी मिल गया, कुछ स्टेट से मिल गया, कुछ में अभी आप 5 स्टेट्स इस पूरे साल के अंदर हार के बैठे हो। दिल्ली आप जाने वाला है आपके हाथ से, आगे फिर बिहार का चुनाव आ रहा है, वहाँ भी आप हारोगे। तो आपका जो उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। तो कम से कम उल्टी गिनती जब शुरू हो गई है तो समझने की कोशिश कीजिए और इस देश को बांटने की कोशिश ना करिए। हैरत की बात यह है कि जो लोग मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये देश को बांटने की राजनीति करते हैं। इनसे सवाल पूछ लीजिए तो पाकिस्तानी, इनसे सवाल पूछ लीजिए तो आप आतंकवादी, इनसे सवाल पूछ लीजिए तो आप देश विरोधी। बीजेपी की मुखालफत, सरकार की मुखालफत का मतलब है आप पाकिस्तानी हैं, आप देश विरोधी हैं, आप सरकार विरोधी हैं, आप मुल्क को तोड़ने वाले हैं। यानी सारी खराबियां उनके अंदर अचानक आ जाती हैं। सवाल पूछा और अब सारी खराबियां जो हैं एकदम से पैदा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब। बुनियादी बात यह है, मैं व्यूवर्स को फिर से याद दिलाऊं कि डेमोक्रेसी में हर इंसान को अपनी अपनी पसंद की पार्टी के साथ रहने का हक है और हर पार्टी नेशनलिस्ट होती है, हर पार्टी अपने देश को मजबूत करने की बात करती है। प्रजातंत्र की खूबसूरती ही यह है कि जो सरकार में है वो भी और जो विरोधी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी, वो सब देश को बनाने के लिए खड़ी होती हैं। कोई देश विरोधी नहीं होता, लेकिन मौजूदा हालात में बिल्कुल इसी किस्म की सोच बनाई गई है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।